वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप सभी पाठशाला के चैनल पे 2022 के हिसाब से न्यू सीरीज़ देख रहे हैं। क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 है और जो भी चैप्टर के अकॉर्डिंग नए नए चीज़ें आती चली जाएगी, जो कंटेंट आपके इस बार एग्ज़ाम में आने वाला है, फाइनल पे फोकस करते हुए हम पूरा कंटेंट लेके चल रहे हैं। वीडियो का पहला पार्ट है, चैप्टर का नाम किंगशिप, कास्ट एंड द क्लास। कहा जाता है कि क्लास 12 के इतिहास के अंदर ये चैप्टर सभी चैप्टर में से सबसे मैं कह सकता हूँ थर्ड नहीं, सबसे टफ चैप्टर हो सकता है। चैप्टर 3 है ये और सबसे टफ है। फोकस करिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, किन चीज़ों की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। आप सिर्फ उस पर ही फोकस करने की कोशिश करिएगा और चैप्टर आपसे चुटकियों में होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो ज़रूर चलाइए, हमारे साथ ई पाठशाला पे जुड़ सकते हैं क्योंकि ई पाठशाला पे भी हमारा अकाउंट है। लेकिन साथ में अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में, आप चाहते हैं उसको एक्सेस करना, तो आप ईपी फैमिली के साथ हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि ईपी फैमिली पे जो भी हिंदी इंग्लिश के अंदर इस पीडीएफ फाइल पढ़ाई जा रही है वो अपलोड होती है। हाईली रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सभी लोगों के लिए समय समय पर डाले जाएंगे। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए डाला जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छा रिजल्ट आ सके। इंस्टाग्राम पे क्यों जुड़ने के लिए कहा जाता है? क्योंकि आप सभी लोगों के साथ हम लोग लाइव बातें करते हैं, वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करते हैं, इसीलिए आप वहाँ पे भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर के बारे में। हमें ये पता था कि हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर अर्ली सोसाइटी समझी थी। हमने समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से अशोका का टाइम पीरियड 600 BC, यानी कि 0 से अगर मैं 600 साल पीछे चला जाऊं तो हमें वहां से इतिहास को समझने मिलता है। और अभी आपने कहां से समझना, मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने अच्छे तरीके से समझा हो, पढ़ा हो इतिहास को, तो मैं 0 से अगर कुछ साल पीछे जाता हूँ तो ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव आने चालू हुए। ये युग भारत के लिए एक टर्निंग एज की तरह था क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर लोहे का निर्माण होना चालू हुआ। इसी टाइम पीरियड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जैन बुद्धिस्ट धर्म आए। इसी टाइम पीरियड के अंदर महाजनपद वगैरह वगैरह होने चालू हो गए थे। बहुत सारे तो और भी थे, लेकिन अगर मैं इससे अगर कम से कम 1000 साल और पीछे जाता हूँ, यानी कि 1500 BC से लेके BCE से लेके 1000 BCE के टाइम पीरियड पे जाता हूँ, तो ये वो समय है जिस समय पे ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेद जो थे वो चल रहे थे। और 1000 से 600 के टाइम पीरियड के अंदर पोस्ट वैदिक कल्चर, यानी कि वैदिक काल जो था, पोस्ट वैदिक कल्चर वो चल रहा था। तो इस बुक के अंदर जो बताने की कोशिश करी जा रही है वो सिर्फ आपको एक स्टोरी समझाई जा रही है कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर बदलाव आए थे। टेक्सुअल ट्रेडिशंस के अंदर हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाती थी, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी जिससे हम आने वाला इतिहास पता लगा सकते थे। इतिहास क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, वो सब हमें पता लगाना था। इवन उस टाइम पीरियड के अंदर हमने टैक्सेस के माध्यम से, यानी कि रिटर्न बेसिस पे जो भी सबूत हमें मिले उसके माध्यम से हमने सोसाइटी के अंदर चेंजेस भी समझे कि पॉलिटी में क्या चेंज हो रहे थे, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में क्या बदलाव आ रहे थे, इवन लोगों के सोशल बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहे थे। और साथ में हम उस टाइम पीरियड की उस प्रैक्टिस को, उस सोशल सिचुएशन को, उस समय चल रही प्रथाओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हमें एक जगह नहीं मिल रही थी। ये सारी चीज़ें हमें कहीं पाली भाषा में, कहीं तमिल तेलुगु में, कहीं संस्कृत में, इवन कहीं ब्राह्मणी खरोष्ठी लिपि में, इन सब में हमें देखने को मिली थी। और उस सभी एविडेंस के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये समझने की कोशिश करी कि असल में ये जितने भी हमारे क्या कहते हैं पाठ्यक्रम जो थे, मतलब जो भी टेक्सुअल ट्रेडिशंस थे, वो में क्या क्या बताते हैं। तो इतना सारा कुछ हमें पढ़ना है। बहुत अटपटी सी आपको हिस्ट्री लग रही होगी, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसका एक माध्यम चुना। एनसीईआरटी ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी टैक्स, इंस्क्रिप्शन, जो भी प्रोस्पेक्टिव रिटर्न फॉर्म में मिले हैं, उन सब से सोशल कैटेगरी पता लगाएंगे। सोशल कैटेगरी मतलब वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, और वर्ण व्यवस्था को समझने के लिए इन लोगों ने एक सहारा लिया इन्होंने महाभारत का। महाभारत एक ऐसी घटना जिसका फैक्ट आज भी ढूंढने वाले खोजकर्ता फैक्ट नहीं मानते हैं। इतिहास के अंतिम पन्नों में तो यही समझाया जाता है।
और लेकिन बहुत सारे हमारे जो हमारी इनके साथ रिचुअल्स जुड़ा हुआ है वो चीज़ हमें ये समझाती है कि हाँ महाभारत जैसी घटना जो हुई थी वो सच थी। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमें पेपर के अंदर सच और झूठ के मद्देनज़र रखते हुए कुछ भी नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ इतना समझने की कोशिश करनी है कि महाभारत के माध्यम से हमें समझाया क्या गया है और इस चैप्टर का लिंक इस चैप्टर से क्यों है या इस चीज़ से क्यों है, हमें इतना समझ लेना है। तो महाभारत एक ऐसा करोशियल एपिक महाभारत डिपिक्टेड करा गया है जिसमें मतलब महाभारत एक ऐसा सोशल रेंज है, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी विशाल श्रृंखला को, यानी कि ऐसे सोशल कैटेगरी वाइड रेंज को दिखाने की कोशिश करता है जिसमें सब कुछ है। महाभारत के अंदर आपको बैटल दिखेगा, महाभारत के अंदर आपको जंगल, पैलेस, सेटलमेंट और प्यार, प्रेम, सद्भावना, रिस्पेक्ट, सोशल बिहेवियर, उस समय वर्ण व्यवस्था कैसी थी, उस समय लोग किस तरीके से सोचते थे, क्या समाज में वैभव था, क्या समाज के अंदर लोग सम्मान करते थे, समाज के अंदर लोग अधिकारों के लिए कैसे लड़ते थे, समाज में लोग उस समय वादे निभाते कैसे थे, क्या उस समय पे कोई सोशल बिहेवियर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था या नहीं था, एवरीथिंग यू कैन डिस्कस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको बता दूं महाभारत के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। महाभारत के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए जिससे आप एक पाठशाला के थ्रू कम से कम ये तो आभार प्रकट कर पाएंगे, यू गिव थैंक्स टू अस दैट चलो महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आया। तो बेसिकली महाभारत ऐसा कहा जाता है कि एक लैंड डिस्प्यूट था। लैंड डिस्प्यूट क्या मतलब, कौरवों और पांडवों के बीच में एक, क्योंकि सिंगल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते थे और उनके बीच में ज़मीन से संबंधित विवाद चल रहे थे। विवाद क्या थे मैं इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से और साथ में यहाँ पे पांडु की शादी हुई मदरी से और पांडु की ही शादी कुंती से ही हुई थी, यानी कि पांडु जो थे ऑफकोर्स 2 उनकी वाइफ थी और गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र की शादी उन्होंने कर रखी थी। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी अपनी पट्टियां अपने उस पे आंखों पे रखी हुई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि जब साम्राज्य दिया जा रहा था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके साथ क्या कहते हैं भेदभाव ना हो, इसीलिए बड़े भाई होने के नाते उनको व्यवस्थाएं दी गई, उनको ज़मीन का राजकाज, उन्हें ही ज़मीन का हिस्सा जो है वो देने की कोशिश करी गई। अब दोस्तों धृतराष्ट्र के मरने के बाद क्योंकि धृतराष्ट्र को अगर कुछ हिस्सा मिला है तो ऑफकोर्स पांडु जो हैं ऑफकोर्स उनको भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि उनके छोटे भाई हैं या भाई हैं उनके जो भी हैं। अब भाई अगर हैं तो भाई की हो जाती डेथ, पांडु की हो जाती डेथ। और यहाँ पे धृतराष्ट्र का जो बेटा है दुर्योधन, ऑफकोर्स यहाँ पर दुर्योधन जो है वो पांडुओं के लड़कों को ज़मीन का हिस्सा नहीं देता है। जबकि अगर धृतराष्ट्र के अंडर में जो उनके बेटे आ रहे हैं, कहा जाता है कि फैक्ट के हिसाब से कि 100 उनके बेटे थे, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ओझापन लगता है कि 100 बेटे नहीं हो सकते। एक तो अंधे ऊपर से 100 बेटे, कोई फैक्ट मैच नहीं करता। लेकिन फिर भी हमें समझना तो ज़रूरी है कि कैसे हुआ क्या हुआ। इतना डीप में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझेंगे। पांडुओं के मरने के बाद 5 उनके बेटे होते हैं, जिसमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुंती की शादी सूर्य से हुई होती है, इसलिए उनका एक बेटा कर्ण भी होता है, लेकिन कर्ण को वो नहीं मानती हैं, तो इसीलिए कर्ण की व्यवस्था अलग है, कर्ण अलग ही है, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको तो ज़मीन की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए था, जो ऑफकोर्स फादर के बाद बेटों को मिलता था। ये व्यवस्थाएं समाज के अंदर, जिसे हम पैटर्नली सिस्टम बोलते हैं, पैटर्नली सिस्टम के अंदर पिता के बाद ज़मीनें बेटों को मिलती है, तो यहाँ पे नहीं मिली, उनको राजकाज के लिए निकाल दिया गया वहाँ से, और वो भागे भागे आते हैं श्री कृष्ण के पास। और श्री कृष्ण जी उस टाइम पीरियड के अंदर कहाँ पे रह रहे होते हैं, दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पे रह रहे होते हैं। तो इंद्रप्रस्थ के अंदर क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड पे वो रहते हैं, तो ऑफकोर्स इंद्रप्रस्थ जो है, मतलब इंद्रप्रस्थ में नहीं रहते, लेकिन इंद्रप्रस्थ उनकी ही प्लेस थी। कहा जाता है कि गुजरात के आसपास रहा करते थे, क्योंकि उनकी द्वारका नगरी तो वहीं पे मिली थी इनको, है ना, हम लोगों को। तो आज वो जलमग्न हो रखी है, हिस्टोरियंस दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि यही द्वारका नगरी थी जहाँ पे कृष्ण जी बस गए थे, अपनी पूरी असंख्य जितने भी उनके पूरे लोग थे, वासी थे। लेकिन ऑफकोर्स इंद्रप्रस्थ उन्हें दे दिया गया कि आप कुछ समय तक क्या कहते हैं राजकाज चलाइए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ कि पूरी तरीके से इन्होंने राजकाज चलाया। जब इन्होंने राजकाज चलाया तो यहाँ पे काफ़ी समृद्ध हुए, काफ़ी अच्छा इन्होंने फल फूला,
और काफ़ी कुछ इन्होंने अच्छा बनाया इसको। इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है वो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से शासन चलाया। तो क्योंकि ये आपको पता है मेरठ के आसपास थे, यहाँ पे आके बस गए थे, तो इन्होंने काफ़ी कुछ चलाया। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं चलाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच में अब क्योंकि ये दुर्योधन से देखा नहीं गया, जब दुर्योधन से देखा नहीं गया तो उस समय इनके बीच में एक डाइस का गेम हुआ, और डाइस के गेम होने के बावजूद हुआ क्या, यहाँ पे द्रौपदी भी क्या कहते हैं उनके द्वारा जीत ली गई, फिर चीरहरण वगैरह वगैरह ये सब हुआ। तो ये इससे समाज में ये दिखता था कि शायद से इनके बीच में रिस्पेक्ट नहीं थी। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि जहाँ पे चीरहरण हो रहा है वहाँ पे इनके पिताजी धृतराष्ट्र, उनके पिताजी वो सब थे वहाँ पर, और उनका छोटा बेटा दुर्योधन ऐसा कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से तो समझ में आता है कि समाज के अंदर उस टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट जैसी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जब ऑफ कोर्स वो पासे के गेम में हार गए सब कुछ, तो उस टाइम पीरियड के अंदर उनको वनवास जाना पड़ा। वनवास में हम ये कह सकते हैं कि वनवास उन लोगों ने काटा, और उसके बाद 2 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास करना पड़ा। जब अज्ञातवास करना पड़ा तो उसके बाद अब लैंड ज़मीन जो थी वो उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें यही हुआ था तय कि भाई आप 14 साल के वनवास पे जाएंगे और 2 साल के अज्ञातवास पे जाएंगे। कुछ 14 या 12 साल था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 2 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में अब कई समय तक आप कहीं नहीं दिखेंगे, और अफकोर्स जब उनका 2 साल का अज्ञातवास हुआ तो दुर्योधन ने फिर दोबारा उनको ज़मीनें नहीं दी। इसके लिए वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है मैं दुर्योधन को समझाऊंगा। दुर्योधन को समझाने गए, और दुर्योधन उस टाइम पीरियड के अंदर अपने क्या कहते हैं शक्ति पे इतना ज़्यादा अभिमान था इसको कि वो श्री कृष्ण जी को ही कुछ नहीं समझ रहा था और उनको बंदी बनाने चला गया था। तो इसके ऊपर बहुत सारे लेखकों ने लिखा है बहुत कुछ, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। कुमार विश्वास की बहुत अच्छी है, आशुतोष राणा जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बताया है, और अपनी कवियों के माध्यम से बताया है, कविता के माध्यम से बताया सॉरी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने हरि का रूप धारण करा था इनके सामने, युधिष्ठिर के सामने, ऐसा कहा जाता है। अब फैक्ट क्या है वो आप सर्च कर लीजिएगा। अब ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, इसीलिए इन दोनों लोगों के बीच में, दुर्योधन के बीच में धृतराष्ट्र पुत्र और पांडु पुत्र 5 उनके बीच में होता है धर्मयुद्ध। और श्री कृष्ण जो थे वो 5 पांडवों के साथ थे। अब 5 पांडवों के साथ थे, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे कौरवों के साथ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर्ण था। कर्ण असल में उन 5 लोगों का भाई ही था, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे वो इस पाले में आ गया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के बारे में कि कर्ण तो सूत पुत्र था, मतलब उसको लोअर जाति का माना जाता था। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जाति व्यवस्था भी थी, जिसमें कम वर्ग के लोगों को बहुत निचला दिखाने की कोशिश करी जाती थी, और हायर अथॉरिटी में ब्राह्मण क्षत्रिय अपने आप को बहुत ऊंचे कुल का समझते थे। तो यहाँ पे युद्ध होता है, लेकिन ऑफकोर्स इसे धर्मयुद्ध कहा गया। यहाँ पे ऑफकोर्स सारे ही लोग थे 5 भाइयों के साथ। यहाँ पे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और साथ में क्या कहते हैं अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रौपद, बहुत सारे लोग थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लोग थे भीष्म, जिन्होंने द्रोणाचार्य, जिनको सिखाया गया था, इन 5 लोगों को सिखाने वाले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उसके बाद अश्वत्थामा जो कोई मर ही नहीं सकते थे, उनके बेटे, है ना। तो इसलिए ये सब थे यहाँ पर। लेकिन फिर भी इवन इनके 100 बेटे भी थे, लेकिन ऑफकोर्स जीता कौन? पांडु लोग जीते थे, पांडु लोग जीत गए। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि युद्ध एक धर्म युद्ध था, और यहाँ पे बहुत सारे रीज़न बोले जाते हैं कि जिसकी वजह से दुर्योधन जो है वो हार गया था। अब काफ़ी कुछ रीज़न है, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा समझाने के लिए, लेकिन इतना मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि युद्ध के अंदर विजयी हुए पांडव, और उसके बाद ज़मीनें उनको मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि बहुत लंबे समय के बाद, जो इतिहास आप ये पढ़ रहे हैं उसको वी.एस. सुकथनकार जो है, सूतनाकार जो है, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर है, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों को एक साथ इकट्ठा करा। 1919 में इस प्रोग्राम को चालू करा था कि इतने बड़े एपिसोड को ढूंढा जाए, देखा जाए कि असल में सच क्या है। 1919 में उन्होंने ढूंढना चालू करा, 47 साल लगे इसको करने में, एंड देन फाइनली महाभारत का क्रिटिकल एडिशन हमारे सामने आया संस्कृत के अंदर। फिर आपकी टीवी के अंदर इसको हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई। उसके बाद महाभारत तो लोगों के घर घर में पहुंच गई। तो इस तरीके से ये
एक डिसीज़न लिया गया, सब जगह पे जहाँ जहाँ पे टैक्सेस थे उन सभी टैक्सेस को उठाया गया। अब महाभारत के बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच थी, एक सोच नहीं थी, सारी सोच को इकट्ठा करा गया और इकट्ठा करने के बाद एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करा गया संस्कृत के अंदर। और बहुत सारे स्क्रिप्ट अलग अलग जगहों से उठाए गए थे, जहाँ जहाँ से उठाए गए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कॉमन एलिमेंट्स कश्मीर, नेपाल, केरला, तमिलनाडु, यहाँ से उठाए गए। इन सब में अलग अलग विविधताएं हमें देखने को मिली थी, लेकिन सारे स्कॉलर्स पंडित ने इन्हें पढ़ा, समझा और फाइनली एक एडिशन तैयार करा। एडिशन तैयार करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये बहुत ही क्या कहते हैं विविध जटिल प्रक्रिया थी, बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने इसमें मतभेद भी दिखाए और फाइनली एडिशन जाके तैयार हुआ। अब ऐसा कहा जाता है कि ये एडिशन बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि ये फैमिलीज़ के बारे में दिखाता है कि कैसे एक ही कुल के, जाति के या समुदाय के लोग आपस में रिसोर्स, वर्क और सारे रिचुअल्स एक साथ करते हैं, जैसे आज की डेट में हम लोग भी करते हैं। इनमें आपस रिश्तेदार भी होते हैं, ब्लडेड ब्रदर, नेचुरल ब्रदर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये सब अभी हम आगे और पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो ऐसे ही मिलती चली जाएगी, आपको बहुत डिटेल में अच्छे लेवल पे समझने को मिलेगी। 12th का मेरा आप सभी से विश यही है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आए इस बार, मतलब जितने की भी मार्क्स का पेपर होगा उतना लेके आए। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।